नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ विधेयक 2025 की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ बिल पास हुआ था। इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा। लेकिन संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद क्योंकि अब यह अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है, तो इससे एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है जिसे नज़रअंदाज करना और भी खतरनाक होगा। सवाल यह है कि क्या संसद का अधिकार अब न्यायपालिका की स्वीकृति पर निर्भर कर रहा है? भारत का संविधान 3 पिलर पर टिका है और वो पिलर हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन पिलर्स के रोल भी फिक्स हैं, बाउंड्री भी क्लियर है कि आपको इस लाइन से आगे नहीं बढ़ना है। संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका यह देखती है कि कानून संविधान की मर्यादा में है या नहीं। लेकिन हाल के वर्षों में जैसे ही संसद कोई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करती है, तुरंत उसके खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट तत्परता से सुनवाई शुरू कर देता है। सवाल उठता है कि क्या यह संविधान सम्मत प्रक्रिया है या फिर लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर करने वाली एक खतरनाक प्रवृत्ति। संविधान के अनुच्छेद 107 से 111 तक स्पष्ट किया गया है कि जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर लेता है, तब वह कानून बन जाता है। यही है विधायी संप्रभुता। लेकिन जब ऐसा कानून लागू होने से पहले ही अदालत में चुनौती पाकर रोक दिया जाता है, तो यह एक नई स्थिति उत्पन्न करता है। यही एक गंभीर सवाल कि क्या अब संसद का कानून अदालत की मंजूरी के बिना अधूरा है? न्यायपालिका का अधिकार है कि वह यह देखे कि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के अगेंस्ट तो नहीं है, पर यह अधिकार तब प्रासंगिक हो जाता है जब कानून का अमल हो और किसी को उससे वास्तविक संवैधानिक क्षति पहुंचे। परंतु अब जनहित याचिकाएं एक राजनीतिक औजार बनती जा रही हैं, जिनमें अदालतों पर कुछ याचिकाओं को तेजी से प्राथमिकता कह सकते हैं यानी प्रायोरिटी देने का आरोप लगता है, जबकि देश की अदालतों में पहले से ही लगभग 5 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं। ऐसे में प्रश्न यह है कि आखिर कौन तय करता है कि कौन सी याचिका फास्ट ट्रैक होगी और क्या यह निर्णय भी न्यायिक निष्पक्षता से प्रभावित होता है या फिर किसी विचारधारा से। सिद्धांततः संविधान सर्वोच्च है और सभी संस्थाएं उसी के दायरे में कार्य करती हैं, लेकिन व्यवहार में जब अदालतें बार बार संसद द्वारा पारित कानूनों की वैधता पर तत्काल सवाल उठाने लगे, तो यह धारणा बनती है कि न्यायपालिका संवैधानिक व्याख्या के नाम पर अब विधायी शक्ति में भी हस्तक्षेप कर रही है और यही लोकतंत्र के संतुलन के लिए सबसे बड़ी चिंता है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने एक गंभीर सवाल को जन्म दिया है कि क्या न्यायपालिका अब विपक्ष की रणनीति का एक टूल बनती जा रही है। एक और विचार करने लायक प्रश्न यह है कि विपक्ष या उससे जुड़े संगठन बार बार अदालत में याचिकाएं दायर करते हैं और लगभग हर बार कोर्ट उन्हें सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेता है। देखा जाए तो PIL यानी कि जनहित याचिका का उद्देश्य कभी उन लोगों की आवाज़ बनना था जिन्हें न्याय तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन क्या अब PIL एक राजनीतिक हथियार बन चुकी है या फिर सरकार के हर निर्णय को रोकने का माध्यम बनती जा रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि कोर्ट के पास समीक्षा का अधिकार है, लेकिन जब हर नीतिगत निर्णय पर तत्काल सुनवाई होती है, तब न्यायपालिका पर भी प्रश्न लगना स्वाभाविक है। और क्या विपक्ष के लिए यह एक सुनियोजित पैटर्न है जिसके लिए अदालत का दरवाज़ा अब लोकतंत्र का आखिरी विकल्प नहीं बल्कि राजनीति का पहला मंच बनता जा रहा है? और फिर विपक्ष कहीं ना कहीं जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि संसद कुछ भी करे, आखिरी मुहर वे अदालत का डलवा कर ही मानेंगे। और अगर विपक्ष कुछ ऐसा सोच रखता है या इस तरह की कोशिश कर रहा है, तो अब सवाल ये भी बनता है कि ऐसे मामलों में सरकार क्यों हर बार
अपने वकीलों की फौज भेजती है? क्यों हर बार ऐसे केसों को गंभीरता से लेकर जैसे अपने ही निर्णय को कोर्ट से जस्टिफाई करवा रही है? क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक बार यह नहीं सोचना चाहिए कि कुछ मामलों में सरकार कोर्ट में जाकर जवाब ही न दे और ये स्पष्ट संकेत दे कि हम विपक्ष की इस तरह की राजनीति को कोई वैधता नहीं देते? क्या ये वक्त नहीं है कि सरकार दिखाए कि ऐसे केसों और उनके पीछे खड़े चेहरों को वो किस नज़र से देखती है? क्योंकि ये महज एक विधेयक की बात नहीं है, ये उस विधायिका की प्रतिष्ठा की बात है जो जनता के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है। अगर हर बार कोर्ट में कोई खड़ा हो जाए और संसद का मजाक उड़ाए और हम उसे गंभीरता से लेकर बचाव में लग जाएं, तो फिर असली सत्ता किसके पास है? ये दौर किसी न्यायिक समीक्षा का नहीं बल्कि विचारों के टकराव का कोर्ट एडिशन का है और इसमें अगर पक्ष लगातार बचाव की मुद्रा में रहता है तो धीरे धीरे जनता की धारणा भी बदलती है। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ याचिकाएं सिर्फ सुनी ही न जाएं बल्कि उन्हें नज़रअंदाज कर एक मजबूत संदेश भी दिया जाए कि अदालत की गरिमा का इस्तेमाल किसी राजनीतिक मकसद के लिए नहीं होने दिया जाएगा, वरना संसद कानून बनाएगी, कोर्ट उन्हें रोकेगी, विपक्ष जश्न मनाएगा और सरकार हर बार सफाई देती रहेगी और लोकतंत्र इसी चक्रव्यूह में उलझता रहेगा। या फिर सबसे गंभीर सवाल कि क्या विपक्ष न्यायपालिका के माध्यम से एक समानांतर संसद चला रहा है जहां हर संवैधानिक नियमों के रास्ते गुजरने के बाद भी कोर्ट का अनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है? किसी को भी गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि भारत जैसे लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है। जनता द्वारा चुने गए सांसद बहस और विचार विमर्श के बाद कोई कानून बनाते हैं। वह प्रक्रिया संविधान में तय है कि पहले लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों में बहुमत से पारित हो, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिले। लेकिन जो एक नई और कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया अब सामने आ रही है वह है संसद के बाद की संसद, जिसे अब न्यायपालिका के नाम से जाना जा रहा है। हर बार जब सरकार कोई संवेदनशील या निर्णायक कानून लेकर आती है, जैसे अनुच्छेद 370, कृषि कानून, CAA, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति या वक्फ से जुड़े अभी के प्रावधान, तो विपक्ष पहले संसद में उसका विरोध करता है, लेकिन जब वहाँ बहस और वोटिंग में हार जाता है तो वह सीधा अदालत की चौखट पर पहुँचता है और कुछ मामलों में वहाँ से मनचाहा फैसला भी हासिल कर लेता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अदालत अब विपक्ष का बैकअप प्लान बन चुकी है और क्या यह लोकतंत्र के लिए एक तरह का संस्थागत शॉर्ट सर्किट नहीं है? अदालत को संविधान के तहत मिला समीक्षा का अधिकार कोई नया नहीं है, लेकिन जब न्यायिक समीक्षा का उपयोग संसदीय निर्णयों को बार बार टालने, रोकने या पलटने में हो तब यह समीक्षा नहीं बल्कि सियासी समीक्षा बन जाती है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है क्योंकि इसमें दो नुकसान होते हैं। पहला कि अदालत की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है और दूसरा कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की भूमिका सीमित होती जाती है। विपक्ष जो संसद में जनता का विश्वास जीतने में असफल रहा, अब न्यायपालिका की आड़ में वही नीतिगत लड़ाई लड़ रहा है, बिना जनादेश, बिना जवाबदेही। और दुर्भाग्य यह है कि अदालत भी कई बार इस प्रक्रिया में जल्दबाजी और प्राथमिकता दिखा देती है। यही वजह है कि कुछ याचिकाएं तो सालों तक लटकी रहती हैं, जबकि कुछ राजनीतिक रूप से उपयोगी याचिकाओं की अगली ही तारीख पड़ जाती है। तो क्या कहा जाए इसे, न्याय या न्यायपालिका का राजनीतिकरण? तो क्या यह कहना गलत होगा कि यह एक वैकल्पिक संसद या सदन की तरह काम कर रहा है, जहां बहुमत की कोई ज़रूरत नहीं, जनता का समर्थन मायने नहीं रखता और राजनीतिक जवाबदेही की कोई बाध्यता नहीं है? सच्चाई है कि जब विपक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट एक नया संसद भवन बन जाए तो असली संसद का अस्तित्व धीरे धीरे खोने लगता है। क्या लोकतंत्र का भविष्य इसी रास्ते पर चल सकता है या फिर समय आ गया है कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों अपनी सीमाओं को फिर से समझें और लोकतंत्र के संतुलन को फिर से स्थापित करें?